Hello everyone, my name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation in this country. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी की चैनल के ऊपर। मेरा नाम प्रतीक नायक है, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका गाइड। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा विषय जिसे हम लोग कहते हैं हिस्ट्री न्यूज़। वो आप मुझे पूछोगे कि सर ये हिस्ट्री न्यूज़ क्या होता है। हाँ मास्टर, ये हिस्ट्री न्यूज़ कहाँ से आ गया है। तो हिस्ट्री न्यूज़ इसके लिए आज मैं लेके आया हूँ क्योंकि पिछले 2 साल के यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के पेपर अगर आप एनालिसिस करोगे प्रीलिम्स के, इवन मुख्य परीक्षा के अंदर भी, तो आजकल सवाल वहां से बन रहे हैं जिसे आप सोच नहीं सकते। मूलतः से इतिहास में जो भी बनी हुई घटना जो अभी करंट अफेयर्स में कहीं न्यूज में आ रही है, कहीं कोई कंट्रोवर्सी में आ रही है, यूपीएससी वहां से बैकग्राउंड बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है। सो यूपीएससी हैज बीन आस्किंग क्वेश्चंस on the background information of the same events, same incident, same architecture, और उसको बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ जोड़ता है। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां मैं आपको हिस्ट्री न्यूज़ पढ़ाऊंगा। मूल इंटेंशन ये है मुझे आपको हिस्ट्री न्यूज़ पढ़ाने का कि अभी तक सिविल सर्विसेज की जो पूरी की पूरी एग्जाम है उसमें हम लोग हिस्ट्री देखते तो है, और कुछ कुछ हिस्ट्री के टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्टैटिक होते हैं, एंड एट टाइम्स होता यह है कि हम स्टैटिक में बुक के अंदर नहीं मिल पाता है, करंट अफेयर्स में जब आता है तो उसको थोड़ा डेप्थ में जाके देखना पड़ता है। तो मैं आपके लिए आपका काम सरल बनाने के लिए यही हिस्ट्री न्यूज़ को, करंट सेंट्रिक जो हिस्ट्री है उसको ईजी कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। और आज की हमारी कहानी के सबसे मेन हीरो है, उनका नाम है अल्लूरी सीतारामन राजू। आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनका एक स्टैच्यू इनॉग्रेट किया। भीमावरम करके एक जगह है आंध्र प्रदेश के अंदर, एंड वहाँ पे ये काफ़ी चर्चा में था। तो इसके इर्द गिर्द थोड़ी बहुत बातें करेंगे कि इनका क्या इंपॉर्टेंस था, ये क्यों इतने चर्चा में थे, इनकी पर्सनैलिटी, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन नेशनल मूवमेंट में क्या था। इनफैक्ट अगर आप स्क्रीन पे शायद तक नहीं देख पा रहे होगे, थोड़ा ब्लर हो गया है। एक भारत सरकार इवेंट सेलिब्रेट कर रही है जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इनफैक्ट आप देखोगे तो इसमें हिस्ट्री और कल्चर के रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स, घटनाएं हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके रिलेटेड भी हम लोग पीछे कहीं ना कहीं बातें करते रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, मोस्ट वेलकम है। मेरा नाम प्रतीक नायक है। मैं पिछले 8 साल से हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के साथ, वेयर आई टीच on the Unacademy Plus platform as well. In fact, we have got some fantastic offers running. I teach history, art and culture in a very comprehensive way. अगर आप जुड़ना चाहते हो तो you can use this code PN Live. You can call on this number for any kind of queries regarding the subscription. My team will be ready to help you out and आपकी जो पूरी तैयारी उसको बहुत हेल्प कर पाएगी। तो अभी काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है। GS और ऑप्शनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल के क्लासेस में आइए, आपको वर्कबुक स्टाइल आपको अप्रोच करवाऊंगा। उसके सिवाय हम लोग कॉम्बैट की एग्जाम कंडक्ट करते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट। कल इनफैक्ट मेगा कॉम्बैट है हमारा, वहाँ पे आप 4 करोड़ की आसपास की स्कॉलरशिप भी यहाँ पे ले सकते हो। तो दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एज वेल। तो आपको अभी हम लोग यहाँ पे बुक सेट ऑफर कर रहे हैं अनअकैडमी की तरफ से ही। इट इंक्लूड्स द 20 प्रिंटेड बुकलेट्स वाइल टेकिंग द जीएस एंड ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन। अगर आप देखोगे तो आपको फ्री में अनअकैडमी की तरफ से अवेलेबल किया जाएगा। आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। इनफैक्ट कल ही संडे को ही वी हैव समथिंग कॉल्ड अ डाउट दरबार। अगर आप कहीं पे भी तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, कहाँ पे भी पढ़ रहे हो, but if you got any queries regarding a particular subject, you can join the doubt दरबार। अनअकैडमी के डाउट एजुकेटर्स, आप देखो 2 बजे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के एजुकेटर्स है, 3 बजे या 5 बजे अगर आप देखोगे तो 3 तारीख को 3 अगस्त को 5 बजे इन्वायरमेंट के है, और 5 अगस्त को है सर, ठीक है। सो ये एब्सोल्युटली फ्री है। अनअकैडमी के ही डाउट सॉल्विंग एजुकेटर्स आपको हेल्प करेंगे इन योर क्वेरीज। बाकी तो आप जुड़ ही सकते हो, हम लोग, हमारा रिजल्ट बोलता है। खैर चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इंडियन हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर की जो पॉइंट्स है मेंस के अंदर और प्रीलिम्स के अंदर, वहाँ क्यों चर्चा में है। अब आप मुझे पूछोगे, ज़रूर से आपको ये सवाल आना चाहिए कि सर ये व्हाट इज़ हिस्ट्री न्यूज़, है ना, हिस्ट्री न्यूज़ क्या है, ये किस तरह से निकल के आया है और आप क्यों इतना उसके ऊपर भार दे रहे हो। तो हिस्ट्री न्यूज़ को अगर आप समझिए कि पिछले साल के पेपर से मैं आपको बताता हूँ, 2022 के मुख्य परीक्षा, सॉरी प्राथमिक परीक्षा में, मतलब इसी साल की प्रीलिम्स के पेपर में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा, और सवाल क्या था कि द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ सर्किट हाउस एट द सोमनाथ टेम्पल। आप देखिए कि सर्किट हाउस का इनॉग्रेशन से कभी कभी आपने सोचा हुआ है कि सवाल आ सकता है। ऐसे तो सैकड़ों प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, सही की गलत।
बट आप देखिए कि इसको आपको किस कंटेक्स्ट में देखना है, यू आर सपोज टू सी दिस टॉपिक विद दिस कंटेक्स्ट। ओके, कंटेक्स्ट इसका ये है कि सोमनाथ मंदिर के रिलेटेड आपको सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द सोमनाथ टेम्पल सर। ठीक है, अब आप देखिए कि सोमनाथ मंदिर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया, प्रश्न हिस्ट्री से पूछा गया, प्रश्न हिस्ट्री से पूछा गया। तो मूल कहने की बात यह है कि इसे हम लोग इतिहास के अंदर कहते हैं एक ऐसे टॉपिक के रूप में जिसे हम लोग कहते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस। दोस्तों क्या कहते हैं? बैकवर्ड लिंकेजेस। अब आप मुझे पूछोगे कि सर ये क्या होता है बैकवर्ड लिंकेजेस? तो देखो दोस्तों, कोई भी विषय होता है उसकी करंट के अंदर जो भी घटनाएं बन रही है, इवेंट्स बन रही है, उसका बैकग्राउंड जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सो वी आर सपोज टू नो द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट द इवेंट्स हैड ट्रांसफर्ड इनटू, वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड हाउ द इवेंट्स हैड एक्चुअली प्रोसीडेड एज वेल सर। ठीक है ना, तो उसके इर्द गिर्द की जो बातें हैं, इसकी इर्द गिर्द की जो कहानियां हैं वो हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ 3 स्टेटमेंट पूछे गए थे, सोमनाथ इस ज्योतिर्लिंग, यस। अल बरूनी ने लिखा है यस। राधा कृष्ण नहीं आएंगे इसमें, राजेंद्र प्रसाद साहब गए थे और फिर उनकी नेहरू जी के साथ उसके लिए कंट्रोवर्सी भी हुई थी, शायद मैंने इसका सॉल्यूशन करवाया हुआ है। वैसे ही एक और सवाल अगर आप देखोगे तो आपको पूछा गया था कि अभी रिसेंटली हमारा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक टॉलेस्ट स्टैचू इनॉग्रेट किया गया रामानुजाचार्य का सर। ठीक है, सिटिंग पोस्चर में हैदराबाद के अंदर। अब क्या पूछा आपको, इसमें से क्या करेक्ट है रिगार्डिंग द टीचिंग्स ऑफ रामानुज? मतलब ये भी आप देखोगे तो ये भी बैकवर्ड लिंकेजेस कहानी है सर। ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट। तो हमको यहाँ पे बैकवर्ड लिंकेजेस आधारित सवाल बहुत आ रहे हैं पिछले 2 साल की प्रीलिम्स के अंदर, एंड यू विल सी दैट इवन इन दी क्वेश्चन पेपर ऑफ 2021, ये तो 2020 का है, अगर आप 2021 का भी अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे दोस्तों, so even in 2021 prelims paper we will find backward linkages। तो backward linkages are very integral, वहां से सवाल बहुत सारे बनते रहते हैं। आपको आइडिया रहना चाहिए कि बैकवर्ड लिंकेजेस आधारित क्वेश्चंस जब आएंगे तो उनको कैसे टैकल करना है, राइट सर। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली बैकवर्ड लिंकेजेस आधारित बात कर रहे हैं अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। इनफैक्ट इनके बारे में 4-5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये अभी रिसेंटली इनका एक स्टैचू प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। अब प्लेसेस इन न्यूज इसमें 5-6 चीजें थी सर। ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, हम 4-5 नामों के साथ देखेंगे। पहला देखेंगे भीमावरम क्या है सर। ठीक है ना, द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट, क्योंकि ये इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ था, भीमावरम नाम की जगह के अंदर सर। ठीक है ना, समझे आप लोग। ओके, सो यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज भीमावरम ऑल अबाउट सर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवेल्स द ब्रॉन्ज स्टैच्यू। ब्रॉन्ज का मतलब बेसिकली अगर आप देखिए तो इसका बैकग्राउंड में हम लोग जाके देखेंगे तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ लिंक अप करेंगे सर। ठीक है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन जो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के रूप में जानी गई है, राइट सर। ठीक है, और उसकी भी खासियत क्या थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, अगर आपने पिछले क्लासेस भी देखे होंगे और आपने किताबें के अंदर भी पढ़ा होगा कि इसके अंदर ब्रॉन्ज की कास्टिंग होती थी, और ब्रॉन्ज कास्टिंग की जो मेथडोलॉजी हमने देखी है इसके अंदर बहुत ही खास थी। वो क्या थी? वो थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक, राइट सर। ठीक है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहाँ से आई है, किस तरह से डेवलप होके आए हैं सर। ठीक है ना, तो हम ये देख लेंगे। भीमावरम नाम की जगह के बारे में हमको पता होना चाहिए सर। ठीक है ना, सो वी विल सी कि व्हाट इज भीमावरम, वेयर इट इज। ओके, इस बेसिकली आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में हुआ था, द हिंदू के अंदर हुआ था और भी जगह के ऊपर, तो उसमें अल्लूरी सीताराम राजू के साथ साथ कोमरम भीमा का भी नाम लिखा गया था सर। ठीक है ना, तो आप समझने की कोशिश करिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि हु वाज कोमरम भीमा, क्योंकि इनका नाम लिखा गया है, कभी कभी वहां से भी सवाल आ सकता है सर। ठीक है ना, समझे आप लोग। तीसरा, रंपा रिबेलियन, जिनके साथ अल्लूरी सीताराम राजू जुड़े हुए हैं सर। ठीक है ना, द थर्ड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड टू यू कि व्हाट इज रंपा रिबेलियन सर। ठीक है, रंपा रिबेलियन एक ऐसा रिबेलियन था, एक ऐसा विद्रोह था 1922 के अंदर जो ट्राइबल रिवॉल्ट के रूप में था, जहां भारत के ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों ने खास करके आंध्र प्रदेश में गोदावरी वैली रीजन के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू की अध्यक्षता के अंदर विद्रोह किया जाता है सर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दी रिबेलियन वाज ऑल अबाउट सर। ठीक है ना, समझे। अब ये रिबेलियन क्यों हुआ था ये आपको मुख्य परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा सर। ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, सो यू शुड नो कि व्हाई द रिबेलियन हैड टेकन प्लेस, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिबेलियन, उसके आगे पीछे की जो स्टोरीज है वो आपको क्लियर होनी चाहिए सर। ठीक है, ये रिबेलियन का अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे सर, है ना, रंपा रिबेलियन जहां पे अल्लूरी सीताराम राजू ने विद्रोह किया था, उसका टाइम फ्रेम बहुत ही मैटर करता है। मैं क्यों बता रहा हूँ टाइम फ्रेम? क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ये जो पूरा का पूरा विद्रोह है
ये विद्रोह 1922 के बाद शुरू हुआ सर, 1922 के बाद, है ना। एंड अलूरी सीताराम राजू जी को लेटर ऑन 1924 तक आते आते उनको फिर कैप्चर किया गया एंड ही वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश, और उसके बाद उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है करेक्टिव एक्शन के रूप में। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी, इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है। वाई वी कॉल दिस थिंग एज ए एक्सटेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? कैन इट कॉल एज ए एक्सटेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन? हाउ अलूरी सीताराम जादू? क्योंकि ये गांधी जी के बहुत बड़े शिष्य भी हुआ करते थे सर, ठीक है। ऐसी एनसीईआरटी भी कहती है। सो इवन इन द एनसीईआरटी it is said कि he was a disciple of Gandhi ji, but he had his approach of fighting against the British was very much different when we compare with Gandhi ji sir. उनकी जो लड़ाई करने की जो अप्रोच थी, उनकी जो स्टाइल थी, जो मेथोडोलॉजी थी, वो गांधीयन पर्सपेक्टिव से काफी अलग हुआ करती थी सर, ठीक है। इसके ऊपर से ये दोनों के दोनों कैरेक्टर है, कोमरम भीमा और अलूरी सीताराम राजू, इनके ऊपर से एक मूवी बनी है RRR सर, ठीक है ना, समझे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है। एंड एक प्रश्न ये भी आ सकता है, वो है रोल ऑफ ट्राइबल्स इन द नेशनल मूवमेंट। भारत की आज़ादी के आंदोलन के अंदर जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनका क्या योगदान है? व्हाट हैज़ बीन देयर कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द नेशनल मूवमेंट, हाउ दे कंट्रीब्यूटेड इन द नेशनल मूवमेंट सर, ठीक है ना। तो आप देखिए कि कितने सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आपको यहाँ से आते हैं एक ही जगह के ऊपर से सर, ठीक है ना। एक एक करके सवाल को देखते हैं। पहला, भीमरम क्या है? यहाँ पे अलूरी सीताराम राजू का सिग्निफिकेंस है, उन्होंने रंपा रिबेलियन किया था, या इनके द्वारा ही इसी रंपा रिबेलियन को एक और नाम दिया गया है, मन्यम रिबेलियन सर, ठीक है ना। ये नाम याद रखेगा, प्लीज रिमेंबर द नेम एज वेल। मैं क्यों ये नाम बता रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चंस आपके बनेंगे तो यहाँ के इर्द गिर्द बनते रहेंगे सर, ठीक है। सो वेन एवर द क्वेश्चंस आर टू बी फ्रेम्ड, यूपीएससी विल आस्क यू व्हाट इज मन्यम रिबेलियन सर, ठीक है। तब अच्छे अच्छे लोगों के घर में हो जाएगी कि सर हमको याद ही नहीं रहा मन्यम रिबेलियन क्या है सर, ठीक है। सो दैट शुड नॉट टेक प्लेस एटलीस्ट विथ यू गाइज, क्योंकि आप अभी थोड़ी तैयारी को ठीक ठाक कर रहे हो सर, ठीक है। तो ही अलूरी सीताराम राजू, इनको मन्यम रिबेलियन के लिए जाना गया है। इनफैक्ट भारत सरकार ने 1986 में इनके लिए एक पोस्ट, इंडिया पोस्ट जो है, इंडिया पोस्ट है, मतलब भारत की जो पोस्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने इनके लिए एक स्टैम्प टिकट भी इशू की थी सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। और इनको एक टाइटल दिया गया है जिनका नाम है मन्यम वीरडू सर, ठीक है ना। आप देखोगे हीरो ऑफ द जंगल के रूप में कहते हैं। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने भी जब इनका इनॉग्रेट किया स्टैच्यू, तो ही गेव हिम ही ऑल्सो स्पोक विद द नेम ऑफ मन्यम वीरडू ओनली सर, ठीक है ना। आप समझिए कि जब प्रधानमंत्री जी गए थे अभी थोड़े टाइम के पहले, तो उन्होंने भी इनफैक्ट इसी शब्द का उपयोग किया है मन्यम वीरडू के रूप में सर, ठीक है। तो मन्यम का मतलब क्या होता है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट। तो हीरो ऑफ द जंगल, वीर का मतलब अगर आपको समझ में आता है कि दैट इज द हीरो और द वॉरियर जैसे के रूप में हम लोग पहचानते हैं सर, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाएगा कि हु वाज मन्यम वीरडू, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ मन्यम वीरडू? जैसे आप देखने की कोशिश करोगे, हम कहते हैं ना कि शेर पंजाब कौन है या पंजाब केसरी कौन है। शेर पंजाब बेसिकली रंजीत सिंह के रूप में पहचानते हैं। पंजाब केसरी के रूप में हम किसको पहचानते हैं? लाला लाजपत राय को पहचानते हैं, राइट सर, ठीक है। हिस्ट्री में टाइटल्स आधारित सवाल भी बन जाते हैं ना, तो आपको आइडिया तो रहना ही चाहिए सर हर एक के ऊपर से। सो इट यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, ओके। हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है कि हम नॉर्मली जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो सवालों को उसके बैकग्राउंड में जाके नहीं देख पा रहे हैं सर, ठीक है ना। चलिए, तो दो चार चीजें हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर से एक एक करके देखते हैं कि ये पूरी की पूरी जो जगह है ये कहाँ पे थे और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है। सो 30 फीट ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अलूरी सीताराम राजू वॉज इनॉग्रेटेड एट भीमावरम इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी को कोइंसाइड करता है सर, ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे कि सर ये 125th बर्थ एनिवर्सरी याद रखनी है, मैं कहूंगा कि यस, जरूर से याद रखनी है। सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर सवाल आया हुआ है, बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर आया है, तो जिनकी 125 ईयर्स या जो भी पर्सनैलिटीज इन न्यूज है जिनको लेके प्राइम मिनिस्टर ने याद किया है, उनके ऊपर से सवाल बनते हैं। थयाग राजा की 250th बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर से सवाल आया था। थयाग राजा यूज्ड टू बी अ कार्नाटिक म्यूजिशियन एंड ऑल्सो भक्ति सेंट। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था भारतीय संगीत के ऊपर और भक्ति परंपरा के ऊपर? 2017-18 में उनके ऊपर सवाल आ चुका है, 2017-18 के अंदर। त्यागराज हम पढ़ेंगे, अगर आप मेरे प्लस कोर्सेज में आओगे तो इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे सर। पर ये पुराने हैं, पर कहने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की जितनी की भी ये बर्थ एनिवर्सरीज हो रही है उसके रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सर, ठीक है। यू विल फाइंड कि दिस इज पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव। मैंने आपको बताया कि वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंस एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ऐसे अनस्पोकन हीरोज जिनको हिस्ट्री में ज़्यादा न्याय नहीं मिला है, ऐसे अनस्पोकन हीरोज जिनके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई इतिहास के अंदर,
उनको भी हाईलाइट किया जा रहा है, उनके ऊपर स्टैच्यूज बन रही है, उनके ऊपर देखो प्रधानमंत्री खुद इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। तो दिस थिंग शोज द स्पार्क एज वेल, है ना, आप समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है। अदर रिवॉर्ड्स इंक्लूड द कुमरम भीम रामजी गॉड एज वेल सर, ठीक है ना, एंड हु स्टूड अगेंस्ट द निजाम एंड द ब्रिटिश, इनको भी मेंशन किया गया था इन द स्पीच एज वेल सर, ठीक है। तो ये एक आपको पहली बात पता चलनी चाहिए। अब एक एक करके देखते हैं कि रंपा रिबेलियन या मनियम रिबेलियन, दूसरा नाम क्या कहेंगे इनका, मनियम रिबेलियन सर, ठीक है ना। किसके थ्रू याद रखेंगे हम लोग, अलूरी सीताराम राजू के थ्रू याद रखेंगे सर, ठीक है। हु वाज हिम सर, ही वाज बोर्न एट द आंध्र प्रदेश इन 1897 और 98 सर। 97 के हिसाब से काउंट करोगे तो 125 ईयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आएंगे सर, ठीक है। ही बिकेम अ सन्यासी एट द एज ऑफ 18 एंड गेन्ड अ मिस्टिकल ऑरा अमंग द हिल एंड द ट्राइबल पीपल सर, है ना। ऑस्टेरिटी, नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन एंड हिज एबिलिटी टू टाइम एनिमल्स became actually one of the tools through which he became popular sir, है ना। तो इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है, और इनकी पॉपुलैरिटी इस तरह से बढ़ी तो ही टुक द चार्ज अगेंस्ट द ब्रिटिश कि हम इनके सामने लड़ेंगे सर, ठीक है। अब देखिए कि सवाल ये था कि आदिवासी समाज से बिलोंग करते थे, ही बिलोंग टू अ ट्राइबल क्लास एज वेल सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। अब मेनली अगर आप समझिए कि ब्रिटिश काल में ट्राइबल रिवॉल्ट्स बहुत सारे हुए हैं सर, ठीक है ना। ब्रिटिश काल में ट्राइबल रिवॉल्ट्स बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। अब मुझे सवाल ये आता है कि वाई द रिवॉल्ट टेक प्लेस सर, है ना। आपको भी ये सवाल आना चाहिए कि भाई विद्रोह होने के पीछे के कारण क्या थे सर, ठीक है। तो हमेशा हमको 4-5 चीजों के ऊपर याद रखना है। वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड द पिक्चर इन 4-5 वेज सर, ठीक है। वन ऑफ द फंडामेंटल रीजंस व्हाई द रिवॉल्ट टुक प्लेस, आपने देखा होगा कि इन द ब्रिटिश एरा, राइट फ्रॉम द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट, मतलब 18th से लेके 19th सेंचुरी के ट्रांजिशन में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारे सिविलियन रिवॉल्ट्स देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारे पीजेंट रिवॉल्ट देखने को मिलेंगे, और आपको बहुत सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स देखने को मिलेंगे। इन सब के अंदर एक कॉमननेस आपको यह देखने को मिलेगी कि व्हेन द ब्रिटिश एंटर्ड इनटू देयर एरियाज, जब ब्रिटिश कन्क्वेस्ट हुआ सर, है ना, तो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट होने के कारण हमको ये देखने को मिल रहा है कि इनकी पूरी लाइफस्टाइल बदल दी जाती है, देयर होल लाइफस्टाइल चेंज, एंड बिकॉज देयर होल लाइफस्टाइल चेंज इट रिजल्टेड इनटू अ क्राइसिस फॉर देम। उनके लिए एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस का वक्त आ गया, उनके लिए एक बहुत खराब परिस्थिति आ जाती है। ये क्राइसिस का परिणाम अगर आप समझने की कोशिश करिए, हमको ये देखने को मिलेगा कि जहां ये जो ब्रिटिश की पूरी जो जीवनी थी या ब्रिटिश के आगमन के कारण इनकी एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो गई। अब ज़्यादातर बेसिकली भारत के ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। आपने देखा होगा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बेसिकली जूम के रूप में पहचानते हैं, या इसी को ही लोकल एरियाज में पोड़ू कहा जाता था सर, ठीक है। अब ये पोड़ू भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए सर, ठीक है ना। दे कैन आस्क यू व्हाट इज पोड़ू एज वेल, ओके। यूपीएससी माइट आस्क यू कि व्हाट इज पोड़ू अकॉर्डिंग टू यू, बताइए कि ये किसके साथ जुड़ा हुआ था। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का प्रकार है, आंध्र प्रदेश में होता था सर, ठीक है। दूसरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे, आउटसाइडर्स की एंट्री होती है विद द ब्रिटिश एंट्री इनटू देयर एरियाज। आउटसाइडर्स की एंट्री का मतलब क्या है कि फॉरेन ओरिजिन के लोग आए, उनके जंगल में रहने की शुरुआत करते हैं, उनकी जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। ऊपर से रेवेन्यू कलेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की जाती थी। आपको भी पता है कि बहुत सारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स की अपॉइंट की जाती थी। ये रेवेन्यू ऑफिशियल्स गांव वालों से पैसा कलेक्ट करने का काम करते थे, राइट सर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आया जिसके थ्रू एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है। तो वी विल सी कि ब्रिटिश के आने के कारण इनकी एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़ गई, और ये जो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती है, this led to a situation where we will see the revolution will or the revolt will take place, ठीक है। तो इसमें मोटे मोटे कारण अगर आप समझने की कोशिश करोगे, अलूरी सीताराम राजू नहीं, इनके पहले भी बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए थे सर, ठीक है। मैं आपको खाली एक ब्रीफ रिवॉल्ट्स बता रहा हूँ, क्योंकि अलूरी सीताराम राजू ने जो रिवॉल्ट किया था वो तो 1922 के अंदर किया था। He revolted in 1922, but even before that सर, उसके पहले भी सर, है ना, we will see that 1922 के साल की पहले भी हमको भारत में आदिवासी समाज की तरह विद्रोह देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। ये विद्रोह के अंदर अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो आपको एक हो रिवॉल्ट दिखता है सर, ठीक है। आपको अगर आप समझने की कोशिश करोगे, आपको मुंडा रिवॉल्ट देखने को मिलेगा सर। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको यू विल फाइंड कि संथाल रिवॉल्ट देखने को मिलेगा। आप समझिए कि संथाल कम्युनिटी ने 1854 से लेके 56 तक आते आते भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह किया था। ये विद्रोह इतना भारी था और इतना, मैं कह सकता हूं कि डेंजरस था फॉर द ब्रिटिश, दैट अल्टीमेटली इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट एंड सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द ट्राइबल गवर्नेंस ऑफ द संथाली एरिया सर, ठीक है।
ये संथाली वही कम्युनिटी है जहां से आज की तारीख में भारत को हमारा राष्ट्रपति मिला सर, है ना। वी गॉट ट्राइबल प्रेसिडेंट बिलोंगिंग टू द संथाल ट्राइब सर, ठीक है ना। तो ब्रिटिश काल में ये बहुत बहुत ही कतई नेशनलिस्ट कम्युनिटी है सर, ठीक है। इनको अपनी जंगल, अपने एरियाज, अपने जहाँ पे ये रह रहे थे वो नहीं छूटेंगे, और आप उनको लेने की कोशिश करोगे तो दे विल रिवॉल्ट सर, ठीक है। तो ऐसे आपको रिवॉल्ट देखेंगे। बिरसा मुंडा का नाम सबने सुना होगा सर, ठीक है ना। आपको चुआर अपराइजिंग दिखेगा सर, है ना। आपको लिखना है तो आपको 18th 90s के अंदर आपको चुआर अपराइजिंग देख जाएगा सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, ओके। आपको इसके अंदर से लिखना है तो आपको पता चलता है टीका मांझी के द्वारा रिवॉल्ट किया गया। किसके द्वारा? टीका मांझी के द्वारा रिवॉल्ट किया गया। हु वाज टीका मांझी? टीका मांझी वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट रिवॉल्यूशनरीज जिन्होंने 1790s में रिवॉल्ट कर दिया था। जबरा पहाड़िया कहते थे उनको सर, ठीक है ना। उसी तौर के ऊपर अगर आप देखिए तो उड़ीसा के अंदर आपको पैका रिबेलियन देखने को मिलता है ना। उड़ीसा में ट्राइबल एरियाज के अंदर आपको पैका रिबेलियन, तो ऐसे बहुत विद्रोह मिलते हैं। मतलब ये तो मैं आपको 5-6 बता रहा हूँ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन and just for the sake of the knowledge, but you will see that the revolts were part and parcel of the British conquest of India sir, ठीक है। ये रिवॉल्ट ज्यादातर 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते सप्रेस कर दिए थे। इनके बीच में एक सिमिलैरिटी आपको ये देखने को मिलेगी कि 19वीं शताब्दी के एंड तक सर, है ना, 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते वी विल सी दैट दिस रिवॉल्ट्स वर सप्रेस्ड, ओके। इनका सप्रेशन हो गया था ज्यादातर रिवॉल्ट्स का सर, ठीक है। बट नाउ यू विल फाइंड कि जब हम लोग इनको देखते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू को सर, ठीक है, जब हम लोग रंपा रिबेलियन को देखने की कोशिश करेंगे तो रंपा रिबेलियन की खासियत यह है दोस्तों कि ये 1922 में हो रहा है। ये वो पीरियड है जब भारत में गांधी जी ऑलरेडी आ चुके हैं सर, ठीक है। यू ट्राई टू सी दिस पार्ट कि दिस इज द सेम पीरियड वेयर गांधी हैड ऑलरेडी कम in India. Gandhi had already started the movement. Gandhi ji had already started, we can say, motivating people and also integrated the national movement in a very different way. मतलब उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा कर दिया है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है 1922 के फरवरी में। तो आपको भी पता होगा कि चौरी चौरा की घटना बनी, उसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया था। इसके बाद आपको ये मूवमेंट दिख रहा है सर, है ना। सो यू आर गेटिंग दिस मूवमेंट इन द वेरी लेटर स्टेजेस एज वेल। खैर, तो ये बात नहीं है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि ये क्या क्यों हुआ है सर, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि द रिबेलियन टुक प्लेस, द रंपा रिबेलियन टुक प्लेस। उसके पीछे के कारण आप समझने की कोशिश करें कि देयर वाज डिसकंटेंट अमंग द पीपल सर, ठीक है। अब व्हाई द डिसकंटेंट वाज देयर सर? क्यों डिसकंटेंट था आप समझने की कोशिश करिए। क्योंकि कॉलोनियल रूल के कारण उनकी जो ट्रेडिशनल शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी वो खत्म हो गई सर। इसको जरूर से याद रखेगा सर, जिसे हम लोग कहते हैं पोडू कल्टीवेशन सर। कैन यू सी ओवर हियर? इट इज कॉल्ड एज द पोडू कल्टीवेशन सर। अगर आप देखिए, इसको कहा गया है पोडू कल्टीवेशन। सो अगर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ इसको जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। इट इज कॉल्ड एज द पोडू कल्टीवेशन। और ये पोडू कल्टीवेशन अल्टीमेटली इनकी जो पूरी की पूरी सिस्टम है उसको खत्म कर देती है सर, ठीक है। सो इट लेड टू अ क्राइसिस वेयर यू विल सी दे आर नॉट एबल टू फंक्शन एंड दिस हैज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो बहुत ही सस्टेनेबल कल्टीवेशन का पार्ट है सर, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का इंपॉर्टेंस क्या है सर। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं इसको सर। क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं सर। अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से पहचानते हैं इसको। जूम कल्टीवेशन कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर सर, ठीक है। स्लैश एंड बर्न का मतलब यह है कि आपने एक जमीन को समतल किया, उसको काट दिया, पुराने जंगल को साफ कर दिया, वहां पे खेती की, उसके बाद आपकी 1-2 साइकिल खत्म होती, उसने अपने वो एरिया को जला दिया एंड यू केप्ट इट लाइक दैट फॉर द रीजनरेशन ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। वो जो जंगल का विस्तार है वो फिर से रीडेवलप हो, वहां पे फिर से भविष्य में 4-5 साल के बाद खेती हो पाए। इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड ये पोडू कल्टीवेशन देखने को मिलेगा सर, ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट, ओके। सो वी विल सी द कॉलोनियल रूल थ्रेटन द ट्राइबल्स एंड अल्टीमेटली द ट्रेडिशनल पोडू कल्टीवेशन केम टू एन एंड सर, ठीक है। इस बेसिस के रूप में बहुत नुकसान हुआ उनको सर, ठीक है। तो इनको लग रहा था कि यार हमारी खेती खत्म हो गई, हम आदिवासी समाज के लोग हैं, हम जंगल में रह रहे हैं, छिट भैया खेती करके हमारा जीवन चला रहे हैं, वो तोड़ दिया आपने। उसके बाद आप देखोगे तो अंग्रेजों ने लेजिस्लेटिव प्रोविजंस बनाए। अब देखिए इनकी नालायकी बहुत थी ब्रिटिश की सर, ठीक है। एक कानून पास किया था फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882। 1878 में भी एक बार आया हुआ है, 1927 में भी आया था सर, ठीक है ना। तो ये फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा द ब्रिटिश टुक अवे द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब देखिए ये वो लोग थे जो जंगल में छोटे छोटे पत्ते लेके आते थे सर, है ना। इसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब ये नहीं था कि झाड़ बाड़ लेके आ रहे थे, बड़े बड़े लकड़े के टुकड़े लेके आ रहे थे, नो। द ट्राइबल पीपल वर ऑलवेज लिविंग इन सस्टेनेबल वे विद द फॉरेस्ट, ठीक है। सो दे वर, बिकॉज दे वर अ फॉरेस्ट कम्युनिटी,
दे ऑल्सो न्यू दैट कि हमको जो जीना है वो कैसे जीना है सर, ठीक है। वी आर नॉट सपोज टू डिस्ट्रॉय अवर फॉरेस्ट, ओके। हमको हमारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, पर हमारा फॉरेस्ट जैसा चल रहा है उसमें से हमको जो छोटी छोटी पत्ते मिल जाते हैं, रूट्स मिल जाते हैं, फ्रूट्स मिल जाते हैं, फ्लावर्स मिल जाते हैं, जड़ी बूटियां मिल जाती है, क्या उसका भी व्यापार नहीं करेंगे? इवन वी कैन नॉट डू दैट। ब्रिटिश ने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते हो सर, ठीक है। अरे यार ये क्या बात हो गई, आप पॉलिटिकल पावर के ऊपर आ गए हो, आप कोई फॉरेनर हो, आपने हमारे समाज तोड़ दिया, हमारे जीवन जीने की पूरी सिस्टम तोड़ दी, और आप हमको जंगल में जाने नहीं दे रहे। जो व्यक्ति जंगल में सदियों से रह रहा है उसको तुमने जंगल से विहीन कर दिया, यू एक्चुअली थ्रू देम आउट ऑफ द फॉरेस्ट। और आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि हम आपके लिए एक सिविलाइजेशन मिशन में आए हैं। आप देखोगे ब्रिटिश हमेशा अपने एक्शंस को कैसे जस्टिफाई करते थे। द ब्रिटिश ऑलवेज इज टू जस्टिफाई कि दे आर हियर ऑन अ सिविलाइजेशनल मिशन। अगर आप बाबू सिविलाइजेशनल मिशन में आए हुए हो तो आप हमारे लोगों को क्यों जंगल में जाने से मना कर रहे हो सर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। यू विल फाइंड कि इनकी पूरी लाइफस्टाइल खत्म हो गई। अब देखिए, ना खेती कर पा रहे हैं, ना जंगल में जा पा रहे हैं, ना खेती कर पा रहे हैं, ना जंगल में जा रहा है, चीजों को लेके बाजार में बेच भी नहीं पा रहे हैं। अल्टीमेटली ये लैंडलेस लेबर के रूप में कन्वर्ट हो गए सर, ठीक है। ये लोगों की हालत ऐसी हुई हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज के लेबर की सर, ठीक है। तो दे गॉट कन्वर्टेड इनटू लैंडलेस लेबर, एंड बिकॉज दे गॉट कन्वर्टेड इनटू अ लैंडलेस लेबर, वी विल सी दैट एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिनको कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कहा कि आप अगर हमारे लिए काम करोगे तो हम आपको थोड़ा बहुत दो पैसा दे देंगे सर, ठीक है ना। आप देखिए कि यार मजे से जीवन जीने वाले लोग हैं ना, नेचर को वर्शिप करने वाले लोग, नदी नाला पेड़ पौधों को सेक्रेड गुरु मारने वाले लोगों को आपने उनको अपने धर्म, अपने समाज, अपनी शासन, अपनी सिस्टम, अपनी जो इकोसिस्टम थी आपने उसे अलग कर दिया सर, ठीक है। और इस बेसिस में हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ जो ब्रिटिश को पूरे की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में हेल्प करने वाले जो लोग थे वो लोगों को कहा जाता था मुत्तदार्स, याद रखिएगा सर, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यहाँ से भी सिविल सर्विसेज के अंदर आपकी प्रीलिम्स के अंदर सवाल आएगा सर, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज, ओके। ये टर्म को कभी भूलिएगा मत सर, है ना। मुत्तदार्स, मुत्तदार्स किसको कहते थे? हेडमैन को कहते थे सर, है ना। अब इनका क्या रोल प्ले था, व्हाट वाज देयर रोल प्ले सर, ठीक है। द ट्राइबल्स वर सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन बाय द मुत्तदार्स। अब हु वर द मुत्तदार्स सर, ठीक है। मुत्तदार्स गांव के मुखिया रहते थे सर, है ना। और इनका क्या काम था, व्हाट वाज देयर रोल? Their role was to collect the revenue, sir. We will see their role ultimately was to make sure कि ट्राइबल जहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं उनसे रेंट कलेक्ट करना सर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। नए लॉज का इम्प्लीमेंटेशन करना सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और लोकल एरियाज में ब्रिटिश साम्राज्य का एक प्रतिनिधि बन के उसके ऊपर धौंस जमाना सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में विद द एंट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन द फॉरेस्ट एरियाज इट थ्रेटन द लाइफस्टाइल। इसके पहले भी बहुत विद्रोह हो चुके हैं, आप समझिए सर, ठीक है ना। ये विद्रोह पहले मैंने आपको बताया ये 18th एंड 19th सेंचुरी के ट्रांजिशन में हुए हैं। अब बिरसा मुंडा जी का विद्रोह 1890 में हुआ, संथाल रिवॉल्ट, पाइका रिवॉल्ट 1817 1817 में, मतलब रामलिंगा राजू का विद्रोह हुआ उसके 100 साल पहले किसी ने विद्रोह कर दिया है उड़ीसा के अंदर पाइकास के द्वारा सर, ठीक है। तो रिबेलियंस वर वेरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी होल वी कैन से द नेशनल मूवमेंट सर, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं था कि विद्रोह होते ही नहीं है, ऐसा नहीं था कि विद्रोह होते ही नहीं है सर, ठीक है। विद्रोह होते हैं। विद्रोह को चलाने के लिए, विद्रोह को बेसिकली जो मेनली अगर आप देखोगे तो उसके पीछे के कारण बनने की शुरुआत होती है। और इसी के कारण बाय 1922 वी विल सी 1922 तक आते आते हमको ये देखने को मिल रहा है कि रामालिंगा राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, नॉट रामालिंगा राजू सर, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू अल्टीमेटली टुक द लीडरशिप। उनको लगा कि ये गलत हो रहा है और उन्होंने आजू बाजू के लोगों को इकट्ठा किया हिली एरियाज के अंदर सर, गंजम, विशाखापट्टनम, गोदावरी डेल्टा वाले रीजन के अंदर लोग थे सर, ठीक है। और कहा कि भाई देखिए ये मुत्तदार्स हमारा बहुत शोषण कर रहे हैं, इनको हमको कुछ करना पड़ेगा। कुछ टाइम के बाद ऐसी कंडीशन हुई कि जो व्यक्ति इनका शोषण कर रहा था वो भी इनफैक्ट है ना यहाँ पे ब्रिटिश के सामने पड़ जाता है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलेगी सर। 1922 तक आते आते जो मुत्तदार्स इनका शोषण कर रहे थे कल तक, जो गांवों के मुखिया थे, इनको क्या कहते थे? विलेज हेडमैन के रूप में पहचानते थे। वो मुत्तदार्स खुद एक एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट का या एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस का पार्ट बनने के लिए तैयार हो गए। जो व्यक्ति कल तक ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि के रूप में आपका दमन कर रहा था और आपका सप्रेशन करने की कोशिश कर रहा था, 1922 में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि ये जो मुत्तदार कम्युनिटी है, जो बेसिकली विलेज के मुखिया हुआ करते थे, हेडमैन हुआ करते थे,
वो अब अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन में आए जहां वो खुद ब्रिटिश को रेजिस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि 1920 के बाद ब्रिटिश ने उनके पावर को कर्टेल कर दिया। दिस इज सिमिलर टू 1857। 1857 में भी यही हो रहा था सर। पहले जमींदारों की मदद ली, द ब्रिटिश टुक द हेल्प ऑफ द जमींदार्स इन द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया। Over a period of time when the British conquest was consolidated by 1857, the British took away the powers of the zamindars. जमींदारों का पहले बहुत बढ़ चढ़ के मदद लिया गया। जमींदारों के पांव पड़ जाते थे अंग्रेज, बोले भाई तुम तो मेरे है ना, तुम ही माता पिता सखी बंधु सब कुछ तुम ही हो सर, ठीक है मेरी हेल्प कर दो। अब जमींदार के पर्सनल लाभ और उनके खुद के इंटेंशन के कारण वी विल सी कि जमींदारों ने अंग्रेजों को बढ़ चढ़ के मदद की। 1857 का विद्रोह हुआ। ये विद्रोह के परिणाम में हमको ये देखने को मिला कि द ब्रिटिश टुक अवे द पावर्स ऑफ द जमींदार्स, कि भाई अब कैसे भी हो जाए ये जमींदारों को अब सत्ता नहीं मिलनी चाहिए। एंड दिस क्रिएटेड द होल सिस्टम सर, है ना। यहाँ पे भी यही मिलेगा सर आपको। पहले मुत्तदारों की मदद ली, मुत्तदारों ने लोगों को दबाया ग्रामीण विस्तार के सर, ठीक है। और वही मुत्तदार अब आज की तारीख में विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। नाउ द सेम मुत्तदार आर ऑफ द ओपिनियन कि अब हम आप विद्रोह कर देंगे, हमारे स्टेट के सामने जो उखाड़ना उखाड़ दीजिए, क्योंकि स्टेट हमको कुछ नहीं दे रहा है। तो जो रेवेन्यू का काम इनको दिया गया था उनके पावर को कर्टेल करवा दिया गया बाय द स्टेट, एंड दिस क्रिएटेड अ वेरी बिग इम्पैक्ट सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में 1922 तक आते आते अल्लूरी सीताराम राजू की अध्यक्षता में विल सी द रंपा रेबेलियन विल टेक प्लेस। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो चिंटपल्ली, कृष्णदेव पेटा, अगर आप देखोगे राजा व मोमगी, ये सब बेसिकली अलग अलग एरिया से जहाँ पे सीताराम राजू की अध्यक्षता में जो पुलिस स्टेशन हुआ करते थे, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज के सिंबल से उनको टारगेट किया गया सर, है ना। और यहाँ से ही एक आर्म रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई। ये आर्म रेजिस्टेंस को ही हम लोग रंपा रेबेलियन के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। तो अभी तक की कहानी होपफुली आपको समझ में आई। You got the story of what has been the Rampa Rebellion, how the Rampa Rebellion has taken place, what is the significance of the Rampa Rebellion, right sir, ठीक है ना। रंपा रेबेलियन क्या है, उसकी क्या महत्वता है, उसकी किस तरह से प्रासंगिकता चलती है, कहाँ से रंपा रेबेलियन डेवलप हुआ था, ये सब कुछ चीज़ें ब्रीफली आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कहाँ से कहाँ चीज़ें बनी हैं, किस तरह से घटनाएं बनी हैं और कैसे इवेंट्स हुए हैं सर, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर रिगार्डिंग द सेम टॉपिक एंड लेट अस सी कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है सर, ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा कि ये रंपा रेबेलियन 1922 से शुरू हुआ और 1924 तक चलता है, वेयर अल्लूरी सीताराम राजू वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश सर, ठीक है ना। वो 2 साल तक गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे सर, ठीक है, आर्म रेजिस्टेंस चलाएंगे, लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे लड़ाई करनी है, कैसे फाइट करनी है सर, ठीक है। अब ये रेबेलियन कोइंसाइड करता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सर, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस आप समझने की कोशिश करिए। सिग्निफिकेंस ये है कि जब रंपा रेबेलियन हुआ सर 1922 में सर, ठीक है, 1922 में, तो इसी के कंटेम्पररी पीरियड के अंदर वी विल सी कि गांधी जी ने भी इनफैक्ट 1920 के बाद एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपने पढ़ा होगा, खिलाफत मूवमेंट के साथ ये जुड़ा हुआ था सर। इट इज पार्ट ऑफ द खिलाफत एक्टिविटीज, जो तुर्की के खलीफा को वापिस पावर के ऊपर लेके आने के लिए आंदोलन हुआ था सर, ठीक है। एंड वी विल सी कि ये जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत का जो पूरा का पूरा मुद्दा था, इसी को ही कंटिन्यू होते हुए वी विल सी कि रंपा रेबेलियन के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ, व्हाई दिस इज एक्चुअली हाईलाइटेड, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे सर, है ना, इफ यू स्टडी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के अंदर एक चैप्टर दिया हुआ है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट चैप्टर नंबर 4 ऑफ स्टैंडर्ड 9th एनसीईआरटी मोस्ट प्रोबेबली टॉक्स अबाउट द स्टोरी ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन द फॉरेस्ट एरियाज। भारत के जंगल के विस्तारों के अंदर किस तरह से कॉलोनाइजेशन हुआ है, उसकी असर के ऊपर चर्चा की गई है। और उसमें ये बोला गया है कि अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो बेसिकली गांधी जी के शिष्य हुआ करते थे और उन्होंने बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर होके अल्टीमेटली यहाँ पे ये रिबेलियन को बेस बनाया था सर, ठीक है। ऐसा क्यों था, क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू ने भी लोगों को कहा कि आप खादी को प्रमोट करिए। जैसे गांधी जी भी आपने देखा होगा कि खादी का प्रमोशन कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, क्योंकि वो चाहते थे कि स्वदेशी चीज़ों को हमको बढ़ावा देना चाहिए, राइट सर, ठीक है। वी विल सी दैट गांधी जी भी चाहते थे कि हम लोग इंटॉक्सिकेंट्स जितने भी लिकर हैं, आपने देखा होगा अभी गुजरात में एक बहुत दुखद घटना बनी जहाँ लोग इंटॉक्सिकेंट्स, है ना, जो देशी दारू का एक प्रकार होता है, हूज कहते हैं उसको लोकल लैंग्वेज के अंदर सर, ठीक है, उसको कंज्यूम करने के बाद काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई सर, ठीक है। सो राइट फ्रॉम द अर्ली पीरियड वी विल सी दैट गांधी जी एंड लेटर ऑन अल्लूरी सीताराम राजू भी कह रहे थे कि ये चीज़ें इनफैक्ट नहीं होनी चाहिए सर, ठीक है। तो इवन विद इन द रंपा रेबेलियन वी विल सी
दी अलूरी सीताराम राजू स्टार्टेड द आर्म रेजिस्टेंस, ही स्टार्टेड द गुरिल्ला वॉरफेयर, हम लिख सकते हैं कि उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर भी किया सर, ठीक है ना, समझे आप लोग। तो he took this style of guerrilla warfare. He also promoted खादी, याद रखेगा सवाल आएगा यहाँ से सर, ठीक है। एंड ही ऑल्सो promoted that we should not consume liquor सर, है ना, लिकर का कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, ये भी बात मिलेगी। अब इनका और गांधी जी का अप्रोच फिर अलग कहाँ कहाँ था सर, ठीक है। व्हाट वाज द फंडामेंटल डिफरेंस अलूरी सीताराम राजू एंड गांधी जी सर, ठीक है। तो याद रखेगा कि नो डाउट अलूरी सीताराम राजू फॉलोड गांधी जी, बट गांधी जी हमेशा एक चीज के ऊपर प्रभाव या अपना बेसिकली बेस बनाते थे जिसे हम लोग कहते हैं नॉन वायलेंस, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों स्टॉप किया था। व्हाई डिड गांधी जी स्टॉप द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टॉप्ड बिकॉज गांधी जी को लगा कि लोगों ने नॉन वायलेंस की व्याख्या नहीं समझी है। 1922 के अंदर चौरी चौरा में बनी पुलिस स्टेशन की जो घटना थी, द इवेंट दैट टुक प्लेस एंड दैट द टॉर्चिंग ऑफ द पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा फोर्स गांधी जी टू इवेंचुअली स्टॉप द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वेरएस अलूरी सीताराम राजू बहुत क्लियर कट मानते थे कि अगर ब्रिटिश हमारे सामने वायलेंस का यूज कर सकती है सर, ठीक है ना, इफ द ब्रिटिश कैन यूज द वायलेंस अगेंस्ट अस, सुनिए मेरी बात, अगर ब्रिटिश हमारे सामने हिंसा कर सकते हैं सर, ठीक है, तो हम भी वायलेंस और फोर्स का उपयोग करके उनसे स्वतंत्रता ले सकते हैं सर। तो ऐसे तो अलूरी सीताराम राजू गांधी जी के शिष्य थे, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ गांधीयन टेक्निक्स एंड गांधीयन मेथोडोलॉजी एज वेल सर, ठीक है। पर बहुत ही क्लियर कट आपको कहानी दिखेगी जहां हमको ये देखने को मिलता है कि उनका मानना था कि इंडिया कैन बी यूज्ड एंड लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस, है ना। तो याद रखेगा कि ये 1922 के बाद हुआ। 1922 के बाद बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है इंडिया में। इनफैक्ट 1922 के बाद वी विल सी दैट भारत की आज़ादी के आंदोलन में एक बहुत बड़ा वैक्यूम था सर, है ना। ये वो पीरियड था जब कोई भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के अलावा और कुछ चल नहीं रही थी सर, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना आंदोलन चला रहे थे। गांधी जी जेल में उस टाइम के अंदर आपको मिलेंगे सर 2 साल तक, तो 1924 के बाद वो फ्री हुए सर, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए विथ रेफरेंस टू द हिस्टोरिकल साइड ऑफ अलूरी सीताराम राजू एज वेल सर, ठीक है। तो ये कहानी आपको क्लियर होगी अलूरी सीताराम राजू के बारे में। इसके सिवा दूसरा एक सवाल आता था कि कोमरम भीमा कौन थे सर, ठीक है। क्योंकि जब ये स्लाइड्स की हमने शुरुआत की तो मैंने बताया कि इसमें कोमरम भीमा का नाम भी था, रामजी गौड़ का भी नाम था सर, ठीक है ना। तो आपको इन दोनों के नाम पता होने चाहिए सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो याद रखेगा कि कोमरम भीमा जो है ये गोंड कम्युनिटी के लीडर थे सर, ठीक है ना। ही वॉज द लीडर ऑफ द गोंड कम्युनिटी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। एंड ये रामजी गौड़ जो दूसरे एक और गोंद कम्युनिटी के लीडर है उन्हीं के ही शिष्य थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। रामजी गोंड वॉज द अर्लीस्ट गोंड कम्युनिटी लीडर living in the areas of the Telangana and we can say the northern part of the छत्तीस मतलब साउदर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ सर, है ना। मतलब आप मोटे मोटे तौर के ऊपर आप देखोगे तो आपको आज की आंध्र वाला जो रीजन है ना, आंध्र तेलंगाना की और छत्तीसगढ़ की जो बॉर्डर्स पड़ती है सर, है ना, ये वाले रीजन्स में सर, यहाँ से यहाँ वाले रीजन्स में सर, यहाँ पे आपको गोंद कम्युनिटी दिखेगी सर, है ना, गोंद ट्राइब्स, डोंगरिया एंड बाकी सारे आपको बहुत सारे गोंद ट्राइब्स दिखती है सर, है ना, सेंट्रल इंडिया से लेके थोड़ी नीचे। तो ये जो गोंद ट्राइब्स है ये जो गोंद ट्राइब्स के लीडर हुआ करते थे रामजी गोंद सर, ठीक है। कोमरम भीम भी वहां से बिलोंग करते थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इन्होंने बेसिकली निज़ाम, मतलब उस टाइम पे हैदराबाद में निज़ाम का राज्य था, आपको भी पता, निज़ाम यूज्ड टू बी द किंग ऑफ द हैदराबाद सर, ठीक है। उनके सामने भी उन्होंने विद्रोह किया था। इनफैक्ट ट्राइबल्स का एक बहुत ही फेमस स्लोगन इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको देखने को मिलेगा, जल जंगल और जमीन सर, ठीक है ना, जल जंगल और जमीन सर, ठीक है ना। सो यू विल फाइंड कि लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट, ये जो फेमस स्लोगन है ये इनके द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? आपके बेसिकली कोमरम भीमा के द्वारा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि कोमरम भीमा के समर्थकों के द्वारा 1946 में हैदराबाद राज्य जो निज़ाम का राज्य हुआ करता था उसके सामने एक मूवमेंट चलाया गया जिसे हम लोग कहते हैं तेलंगाना मूवमेंट। वेरी फेमस मूवमेंट है तेलंगाना मूवमेंट के ऊपर, कभी बाद में बात करेंगे। ये कम्युनिस्ट समर्थकों का एक मूवमेंट था। इट वाज अ मूवमेंट बाय द कम्युनिस्ट पीपल और द कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स। एंड ये मूवमेंट की खासियत आपको ये देखने को मिलेगी
कि निज़ाम के प्रिंसली स्टेट के सामने ये किया गया था। इट वॉज एक्चुअली कैरिड आउट अगेंस्ट द प्रिंसली स्टेट ऑफ निज़ाम सर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कहते हैं कि ये आपके कोमरम भीमा जो थे इनके समर्थकों के, क्योंकि इनका तो मृत्यु हो गया 1940 में, एंड द तेलंगाना मूवमेंट वाज वन ऑफ द वायलेस्ट मूवमेंट जो 1946 के अंदर शुरू हुआ, जो निज़ाम की सरकार के सामने, मतलब निज़ाम जो हैदराबाद के राजा थे उनके सामने ये होता है सर, याद रखिएगा सर, ठीक है। इनफैक्ट कोमरम भीम और अलूरी सीताराम राजू ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है विथ रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो अभी आपने रिसेंटली आपने देखा होगा एक मूवी आया है RRR सर, ठीक है ना। RRR करके जो मूवी है उसके अंदर हमको पता चलेगा कि दो कैरेक्टर्स है सर, है ना। एक है NT रामाराव जूनियर सर, ठीक है, NTR जूनियर कहते हैं, और एक है रामचरण सर, ठीक है ना। इन दोनों ने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। अगर आप RRR देखोगे, राइस रोर एंड रिवोल्ट 1920 के दशक की एक स्टोरी बताई है, कैरेक्टर्स को रियल बताया है सर, ठीक है। तो ये है NTR जूनियर सर, NT रामाराव जूनियर कहते हैं इनको सर, ठीक है। ही हैड प्लेड द कैरेक्टर ऑफ कोमरम भीमा। खैर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है मूवी के अंदर, इनकी विलन तो ऐसी हुई नहीं थी, इतिहास में कहीं पे मिलती नहीं है सर, ठीक है। एंड रामचरण हैज प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अलूरी सीताराम राजू। खैर इसमें ये पुलिस वाले दिखाए गए, बट द नेम इज अलूरी सीताराम राजू सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो आप देखिए कि द लेगेसी ऑफ दिस लीडर्स, ये जितने भी लीडर्स है, NT रामाराव क्या अलूरी सीताराम राजू है, रामचरण है, इनको मूवी के अंदर भी कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, हाउ दे आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मूवी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आपको यहाँ से मिलेंगे सर, ठीक है ना। खैर तो आपको यूपीएससी के अंदर ऑलरेडी ट्राइबल रिवोल्ट से सवाल आ चुके हैं, जैसे ये संथाल रिवोल्ट से सवाल था कि संथाल रिवोल्ट खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ सर, ठीक है। यू विल फाइंड कि इसी तौर के ऊपर आपको एक बार मुख्य परीक्षा के अंदर भी सवाल आया हुआ था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इवेंचुअली, कि ये कैसे होता है सर, ठीक है ना, रिवोल्ट 1857 का रिवोल्ट। तो आज हम लोग इतना रखते हैं, लेट अस कंक्लूड दिस पार्ट, बट आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस करिएगा, ऐसा ज़रूरी होगा तो आई टेक अ सेशन, एनालिटिकल सेशन, वहाँ पे मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ट्राइबल्स इन द नेशनल मूवमेंट, ओके है ना। यूपीएससी पूछता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वर्कर्स इन द नेशनल मूवमेंट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ से फॉर एग्जाम्पल फॉरेनर्स इन द नेशनल मूवमेंट, है ना। तो वैसे ये भी आ सकता है, तो चिंता मत करिए, उसके ऊपर एक आध दिन हम लोग अलग से सेशन लेंगे। आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, आप अलूरी सीताराम राजू के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अगर आपको ये PDF चाहिए सर, है ना, तो आई विल अपलोड इन माई कम्युनिटी सेक्शन सर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल है, उसकी कम्युनिटी को आप फॉलो करिए, यू विल गेट द PDF ऑफ द सेम क्लास। इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी मिल जाएगी। प्रीलिम्स के अंदर ऑलरेडी सवाल आए हुए हैं, सोमनाथ टेम्पल तो यहाँ करंट अफेयर्स में मैंने कराया था यूट्यूब के ऊपर, वही आपकी प्रीलिम्स के अंदर भी आ गया था सर, ठीक है। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन, अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, बुक्स मिल रही है, यू कैन यूज दिस कोड PN Live. You have got some fantastic 0% EMI offer available as well, and you can also join the batches that are starting recently sir, है ना। If you got any queries regarding the subscription, you can call on this number 78258 60097, 78258 60097. This is the official number of my team. They'll be ready to help you out, and any kind of queries अगर आपकी होगी तो वो आपको सॉल्व करके देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, कीप स्टडिंग, जय हिंद।